दिस इज सिद्धांत सोनकर वंस अगेन, और आज पढ़ाएंगे क्लास 10th को स्टेक होल्डर। चैनल का नाम सिद्धांत सोनकर #जुनून। तो स्टेक होल्डर है कौन? तो स्टेक होल्डर कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है या इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं जो कि किसी कंपनी में इंटरेस्ट रखते हो। चलो कोई आते हैं बोर्ड पे और समझाते हैं कुछ रिटर्न में। तो स्टेक होल्डर्स कौन है? एनी पर्सन हु हैव इंटरेस्ट इन द कंपनी। क्या? इंटरेस्ट इन द कंपनी। किस प्रकार का इंटरेस्ट हो सकता है? दो प्रकार का। कौन सा? एक तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब पैसे से रिलेटेड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब एनीथिंग विच इन्वॉल्व मनी। मनी, पैसे से जब बात करता है, पैसे में मतलब जैसे कि प्रॉफिट की बात करता है, ठीक है, जैसे कि इनकम की बात करता है, जैसे कि वेजेस एंड सैलरी की बात करता है, तो जो पैसों में चीजें काउंट की जा सकती हैं वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट को शो करती हैं। तो एनी इंडिविजुअल हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू मनी। ठीक। और नॉन में देखो, नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट में जैसे कस्टमर हो गया। अब कस्टमर को फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है तो इसमें विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल एक बता देता हूं, कस्टमर का कंपनी में पैसे से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कस्टमर को कंपनी से कोई पैसा तो चाहिए नहीं, तो वो स्टेक होल्डर नहीं होता। ठीक, इसका मतलब क्या है कि स्टेक होल्डर्स वो हैं जिनको क्या है, फाइनेंशियल स्टेक हो कंपनी में। फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स आर दोज स्टेक होल्डर्स विच हैव फाइनेंशियल स्टेक इन द कंपनी। स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। क्या होता है? स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट। क्लियर? तो इंटरेस्ट यहां पर दो प्रकार के हो गए, एक तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट और दूसरा नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक, अब चलो ये आप चलिए से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगले टॉपिक पे आता हूं। टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। देख भाई, टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स में दो तरह के स्टेक होल्डर्स आते हैं, समझना कि पहले कौन सा आता है, दूसरा कौन सा आता है। पहला होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब जो व्यापार के अंदर रहकर इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, इंटरनल स्टेक होल्डर। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अब एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहर से इंटरेस्ट रखता हो और जो बिजनेस के अंदर रहकर इंटरेस्ट रखा हो। बिजनेस के अंदर रहकर इंटरेस्ट मतलब जैसे एम्प्लॉयर है, बिजनेस की वर्किंग में या फंक्शनिंग में सबसे ज्यादा इसका रोल होता है क्योंकि ये रिस्क बेरर होता है। ठीक है, एम्प्लॉयर। ठीक, इतना क्लियर? एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट क्या है कंपनी में? भाई एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट है कि अगर वो रिस्क ले रहा है तो उसको प्रॉफिट या इनकम जनरेट हो, ये उसका इंटरेस्ट है। तो व्यापार के अंदर रहकर, जैसे दूसरा ले लो एक एग्जांपल, ज्यादा क्लियर होगा आपको, कि जैसे एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज भी तो बिजनेस के अंदर ही रहते हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्या है? उनका इंटरेस्ट सैलरीज है और वेजेस है, वेजेस एंड सैलरीज है। ठीक है, तीसरा भी चलो ले लेते हैं भाई, शेयर होल्डर। इनका स्टेक होल्डर, ये भी एक स्टेक होल्डर है। इनका इंटरेस्ट क्या है कि कंपनी प्रॉफिट कमाए, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा और उनको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड क्या होता है भाई? जैसे हम लोन लेते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देते हैं जब तक उस लोन को रीपे ना कर दें, तो वैसे ही शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड देते हैं। हम कौन है? हम कंपनी है। कंपनी जब तक उनके पैसे नहीं लौटाएगी उनको क्या करेगी? डिविडेंड देती रहेगी। चलो क्लियर, वेरी गुड। फिर आगे देखते हैं। आपका हो गया एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, स्टेक होल्डर्स। इन्वेस्टर्स भी तो हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। इन्वेस्टर्स कौन है? जो कंपनी में पैसा दे रहे हैं, कंपनी को पैसा दे रहे हैं, तो कंपनी को अगर पैसा दे रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट क्या हुआ? इंटरेस्ट, उनको ब्याज समय पे मिले, यही उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, ये इंटरनल हो गया। इंटरनल मतलब व्यापार के अंदर रह के। अब एक्सटर्नल पे आते हैं कि व्यापार के बाहर रह के जो इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे सप्लायर्स हो गए।
सप्लायर्स कौन है? जो कंपनी को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं या रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एक्सटर्नल हो गए। उनका इंटरेस्ट क्या है कि उनको टाइमली पेमेंट मिले, पैसे का इंटरेस्ट है। लेकिन क्या बिजनेस की फंक्शनिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, दैट इज वाई दे आर एक्सटर्नल। ठीक, अब देखो जैसे गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेक रखती है कंपनी में। क्यों? क्योंकि वो टैक्सेस कलेक्ट करती है। क्या करती है? टैक्सेस को कलेक्ट करती है। ठीक है, तीसरा ले लो क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है? जो हमें लोन दे रहा है। वो बैंक भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो क्रेडिटर्स आर दोस पर्सन्स हु प्रोवाइड लोन थ्रू द कंपनी। लेकिन क्या कंपनी की फंक्शनिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में क्या पार्टिसिपेट कर? नो, देर ओनली प्रोवाइडिंग लोन टू द कंपनी। अगर वो खाली लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को, तो उनका इंटरेस्ट क्या है कि उनको समय से ब्याज मिलता रहे और जिस समय बोला गया है लोन को रिपे करने के लिए, उनका पैसा सही समय से लौटा दिया जाए और सेफ रहे। ये इंटरेस्ट है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। तो आप देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कस्टमर और स्टेक होल्डर। भाई देखो, स्टेक होल्डर के अंदर कस्टमर आता है, ठीक है, और स्टेक होल्डर इज अ वेरी वाइडर पार्ट, जिसके अंदर कस्टमर आ रहा है, गवर्नमेंट आ रही है, सारे लोग आ रहे हैं। तो कस्टमर तो एक इंडिविजुअल पार्ट हो गया ना स्टेक होल्डर का। चलो डिफरेंस से और क्लियर करते हैं कि कैसे। सबसे पहला कौन सा डिफरेंस होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेक। फाइनेंशियल स्टेक ये बेसिस ऑफ डिफरेंस है पहला। तो क्या स्टेक होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेक होता है? हाँ बिल्कुल होता है। अगर फाइनेंशियल स्टेक होता है, जैसे मान लो दे हैव फाइनेंशियल स्टेक मतलब इंटरेस्ट इन द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर को क्या चाहिए? प्रॉफिट। ये फाइनेंशियल स्टेक हो गया। अब कस्टमर के बाद, अब स्टेक होल्डर के बाद हम आते हैं कस्टमर पे। क्या कस्टमर को फाइनेंशियल स्टेक होता है? नहीं, दे डू नॉट हैव फाइनेंशियल स्टेक इन द कंपनी। ठीक है, चलो इतना क्लियर आपको। सेकंड पॉइंट बेसिस ऑफ डिफरेंस पे आते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। आप कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल में देखो, क्या स्टेक होल्डर कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल बिजनेस को? हाँ बिल्कुल करते हैं, जैसे शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल टू बिजनेस, बिल्कुल करते हैं बिजनेस को। लेकिन क्या कस्टमर करता है? नहीं करता। तो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल इनटू द बिजनेस, इनटू द बिजनेस। क्लियर? चलो थर्ड पे आते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस पे, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग ऑफ गुड्स एंड, अब देखो स्टेक होल्डर को तो भाई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने की जरूरत ही नहीं होती, तो ये दे डू नॉट बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, बिजनेस से कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय नहीं करते, कस्टमर तो करता है। दे बाय गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? चलो अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का मतलब होता है स्टेक होल्डर क्या बिजनेस में रिस्क लेता है? हाँ बिल्कुल लेता है। शेयर होल्डर रिस्क टेकर ही तो है। ओनर जो बिजनेस पे पैसा लगा रहा है, शायद उसका पैसा डूब जाए, वो भी तो रिस्क टेकर है। तो दे डू हैव रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। दे टेक
रिस्क इन टू द बिजनेस, बिजनेस में वो रिस्क लेते हैं, ठीक है। और क्या कस्टमर कोई रिस्क ले रहा है? नहीं, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है, पैसे दे रहा है, फाइनेंशियल रिस्क कोई ले रहा है कि पैसे उसके डूब जाएंगे? नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज बदले में ले रहा है, पैसे दे रहा है, तो उनका कोई रिस्क नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ रिस्क, उनका कोई रिस्क नहीं होता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगले टॉपिक पे आते हैं, और अगला टॉपिक कह रहा है स्टेक होल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच में क्या अंतर है। अंतर का मतलब डिफरेंस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टेक होल्डर और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो किस प्रकार के स्टेक होल्डर्स हैं। देखो, सबसे पहला मैं देखता हूं टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर। मैंने आपको इंटरनल एक्सटर्नल दोनों बताए थे। स्टेक होल्डर कौन हो? वो इंटरनल होते हैं, दे आर इंटरनल, मतलब बिजनेस में रहकर बिजनेस को बढ़ाते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कौन है? वो स्टेक होल्डर्स तो हैं लेकिन बिजनेस के बाहर से काम कर रहे हैं, तो कौन हुए? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो गए, वो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो गए वो, ठीक है। चलो, सेकेंड टाइप है कि क्या बिजनेस में वो इन्वेस्ट करते हैं या बिजनेस को लोन देते हैं। स्टेक होल्डर जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, जैसे एग्जांपल शेयर होल्डर्स, वो बिजनेस में पैसा क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन क्रेडिटर्स क्या करते हैं? दे प्रोवाइड लोन्स टू द कंपनी, प्रोवाइड लोन्स टू द लोन टू दी कंपनी, क्लियर। डिग्री ऑफ रिस्क, अच्छा, शेयर होल्डर का पैसा इन्वेस्ट है तो रिस्क किसका ज्यादा होता है, क्रेडिटर का या इन्वेस्टर का? देखो, सबसे ज्यादा रिस्क होता है इन्वेस्टर का, जिसने पैसा लगाया बिजनेस में, ठीक है। तो शेयर होल्डर भी तो इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में पैसा, तो इनका रिस्क जो होता है नॉर्मली हाई होता है। क्या होता है? हाई रिस्क। इनका पैसा डूब सकता है और वो पैसा कहीं से मिलेगा भी नहीं अगर प्रॉफिट जनरेट कंपनी नहीं कर रही है, ठीक है। और इनका जो रिस्क होता है वो लो रिस्क होता है। लो रिस्क का मतलब कंपनी की अगर वर्किंग में कोई इफेक्ट आता है तो इनको तो इंटरेस्ट रेगुलरली मिल रहा है ना, तो इनका बैकअप बना रहता है, ठीक है। तो इनका एज कंपेयर टू जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। फोर्थ पे आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग जो है, फोर्थ पॉइंट है। प्रॉफिट शेयरिंग में मतलब ये है कि कंपनी अगर कोई प्रॉफिट कमाती है तो क्या इनको उसका हिस्सा मिलता है? इसमें लिखोगे यस, दे डू पार्टिसिपेट इन दी प्रॉफिट, कम होता है। फोर्थ पे आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग जो है, फोर्थ पॉइंट है। प्रॉफिट शेयरिंग में मतलब यह है कि कंपनी अगर कोई प्रॉफिट कमाती है तो क्या इनको उसका हिस्सा मिलता है? इसमें लिखोगे यस, दे डू पार्टिसिपेट इन दी प्रॉफिट। क्रेडिटर क्या पार्टिसिपेट करता है? नहीं करता, उसका खास लोन से मतलब है और इंटरेस्ट रिसीव करने से मतलब है। तो दे नो डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी प्रॉफिट, प्रॉफिट में वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं रखते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अब आते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अब स्टेक होल्डर का यहां टाइप लिख दिया मैंने, क्या स्टेक करता है वो कंपनी में और उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके बदले वो क्या चाहता है। चलो, सबसे पहले ओनर हो गए। ओनर कौन है? वो पर्सन, वो लोग या वो ग्रुप ऑफ पर्सन जो कंपनी में कहीं ना कहीं कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ओनर्स हो गए। एक्सपेक्टेशन समझना, अच्छा, सबसे पहले स्टेक इन्वेस्टर्स, दे प्रोवाइड कैपिटल। शेयर होल्डर कैपिटल ही तो प्रोवाइड करते हैं, मैंने लिख दिया दे प्रोवाइड कैपिटल। अब क्या है, शेयर होल्डर कौन है?
ठीक है, शेयर होल्डर वो बंदा है या ग्रुप ऑफ पीपल है जिन्होंने बिजनेस को पूंजी दी है। तो उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे पहला एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न मिलता है। रिटर्न का मतलब डिविडेंड। डिविडेंड मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, जिसपे उनको रेगुलर जब तक पेमेंट वापस नहीं की जा रही है उनको एक इंटरेस्ट के तौर पे डिविडेंड हम देते रहते हैं। तो ये हो गया रिटर्न। ठीक, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई ओनर्स हैं तो प्रॉफिट में भी हिस्सा लेंगे, क्लियर है इतना। फिर सेफ्टी ऑफ कैपिटल, उनकी जो पूंजी लगाई हुई है, सेफ्टी ऑफ कैपिटल, उनकी जो पूंजी लगाई है बिजनेस में उनके हिसाब से सेफ रहे, मतलब कभी भी ऐसा ना उनको लगे कि उनके पैसे डूब जाएंगे। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल एक्सपेक्टेशन वो रखते हैं बिजनेस से। चलो अगले पे आते हैं। अगला तुम्हारा कौन सा? अगला कोई भी ले लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने एम्प्लॉइज। अगला मैंने ले लिया एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज क्या प्रोवाइड करते हैं कंपनी में? वो अपना लेबर देते हैं। लेबर मतलब फिजिकल और मेंटल एफर्ट। फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स। एफर्ट्स मतलब मेहनत करते हैं। ठीक है, तो फैक्टर सर्विस के थ्रू। अब देखो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है भाई, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको प्रॉपर रेम्यूनरेशन मिले। प्रॉपर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं उसको रेम्यूनरेशन बोलते हैं। ठीक है, TION। ठीक, क्लियर। चलो, और सेफ्टी रहे। सेफ्टी ऑफ वर्क, प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिले। प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिले जहां वो काम कर रहे हैं, कंडीशन अच्छी हो, यही है। और इक्विटी हो। इक्विटी का मतलब उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले। इक्विटी मतलब उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ये एक्सपेक्टेशन रखता है एम्प्लॉइज। थर्ड हो गया सप्लायर। सप्लायर कौन है? सप्लायर हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल। एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसका पेमेंट रिसीव हो। पेमेंट रिसीव्ड हो। अगर क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट उसका टाइमली मिले उसको। ठीक है, और डिमांड कंपनी रेगुलर करती रहे उससे। रेगुलर करती रहे उससे। ठीक है, चलो ये अब चौथा ले लेते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट का क्या स्टेक है? गवर्नमेंट कंपनीज की फंक्शनिंग को देखती रहती है। फंक्शनिंग को चेक करती रहती है। क्या करती रहती है? चेक करती रहती है कि वो क्या इलीगल प्रोसेस तो नहीं कर रहे हैं। जैसे लाइसेंस प्रोवाइड किया उसी डायरेमीटर में काम कर रहे हैं, MOA में जो भी मेंशन किया गया है उसके अंतर्गत काम कर रहे हैं, कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो उनकी फंक्शनिंग पे चेक रखती है। ठीक, एक्सपेक्टेशन क्या है कि सोसाइटी को एम्प्लॉयमेंट, नीचे कर लो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? एम्प्लॉयमेंट। ठीक, फिर और क्या प्रोवाइड करे? टाइमली टैक्सेस दे। क्या है? टाइमली टैक्सेस दे। यही सब एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट रखती है। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स। टाइप ऑफ स्टेक होल्डर्स, स्टेक इन द बिजनेस और उनकी एक्सपेक्टेशंस। ये कुछ है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने आपको बता दिए। ठीक, अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो अब आते हैं स्टेक होल्डर एनालिसिस पे। एनालिसिस मतलब होता है स्टडी करना। किसके बारे में स्टडी हो रही है? स्टेक होल्डर्स के बारे में। क्यों हो रही है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले प्रोसेस देख लो। देखो स्टडी इसलिए हो रही है ताकि स्टेक होल्डर्स के बारे में पता लगाया जा सके और उनकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेस्ट है कंपनी में, जितना ज्यादा इंटरेस्ट कंपनी में उतना ज्यादा ग्रोथ कंपनी की। ठीक, अगर आप किसी भी चीज में कम इंटरेस्ट लोगे तो वो चीज आपको ज्यादा ग्रोथ कभी नहीं देगी। तो कंपनी टाइम टू टाइम चेक करती रहती है कि कौन सा स्टेक होल्डर है और कितने स्टेक होल्डर्स है, कितने ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स है और उनका एज पार्ट परसेंटेज में इंटरेस्ट कितना है। 1%, 10%, 15%। तो कंपनी में जिसका इंटरेस्ट ज्यादा
फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स का नॉर्मली इंटरेस्ट ज्यादा होता है, तो कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को प्लॉट कर लेती है और उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशन क्या है, डिविडेंड वगैरह का जो एक्सपेक्टेशन है वो टाइमली उनको करती रहती है। तो इस प्रोसेस को देखते हैं कि सबसे पहला काम कंपनी क्या करती है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है स्टेक होल्डर्स को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचानना कि ये सच में स्टेक होल्डर है भी कंपनी में या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि कस्टमर क्या फाइनेंशियल स्टेक होल्डर है, नहीं है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेगी कंपनी। आइडेंटिफाई का मतलब होता है उसके ग्रुप्स को पहचानना, ठीक। चलो सेकंड हो गया मैपिंग रिलेशनशिप। मैपिंग का मतलब क्या होता है भाई, ज्योग्राफी में आपने मैप सुने होंगे, तो मैप में हम क्या करते थे भाई, जैसे मान लो कि कोई रिवर जा रही है या कुछ हमें प्लॉट करना है, मान लो माउंटेन्स हमें प्लॉट करने हैं या कुछ वैलीज हमें प्लॉट करनी है, तो हम प्लॉटिंग करते थे ना उनके नाम के अकॉर्डिंग। सॉरी, स्टेक होल्डर्स को हम क्या करते हैं कि उनके फंक्शन के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कंपनी के बीच में क्या रिलेशन उनका बन रहा है हम प्लॉट करते हैं। जैसे कंपनी ये है, मान लो कि एक शेयर होल्डर है, इसका इंटरेस्ट क्या है कंपनी में, कैपिटल देना और रेगुलर बिजनेस की फंक्शनिंग में फंक्शन करना। सप्लायर का क्या इंटरेस्ट है, हम प्लॉट कर लेते हैं, देखो हम प्लॉटिंग करते जा रहे हैं, उनके नाम के हिसाब से क्या इंटरेस्ट है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना। तो ये टाइप ऑफ इंटरेस्ट मैंने प्लॉट कर दिया कि ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये प्लॉटिंग कर रहा है। थर्ड जो पॉइंट है वो है अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर कोलिजन। कोलिजन का मतलब होता है कि कंपनी में कॉम्बिनेशंस हुए हैं, कुछ कंबाइन किए हैं कुछ ग्रुप्स, तो कंपनी आइडेंटिफाई करती है, अंडरस्टैंड करती है कि सबसे पहले कि कुछ ग्रुप्स बना लिए, मतलब मान लो स्टेक होल्डर्स ने आपस में एक ग्रुप बना लिया ताकि कंपनी और स्मूथली चल पाए और बहुत तेजी से ग्रो कर पाए। तो हम उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। कंपनी एज ए कंपनी वी हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट एलिमेंट्स विच जॉइन टुगेदर टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू द कंपनी, और उनकी ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होना। तो ये हो गया तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर कोहेजन। कोहेजन का मतलब कि कंबाइन करना, कंबाइन का मतलब ग्रुप्स में जुड़ जाना। आपने पढ़ा होगा कि अगर कुछ लोग टीम में काम करते हैं तो वो, या कंपनी अगर टीम में काम करती है या एम्प्लॉयज अगर टीम में काम करते हैं तो वो काम बहुत अच्छा होता है और बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। अब अगला जो है पॉइंट वो है एसेसिंग स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। देखो स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट को पता लगाना, एसेस का मतलब होता है पता लगाना। तो क्या होता है इसमें, देखो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स के अलग अलग इंटरेस्ट है। जैसे क्या है भाई, अगर मान लो कि शेयर होल्डर है उसका एक अलग इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयर है उसका अलग इंटरेस्ट है, एम्प्लॉय है उसका अलग इंटरेस्ट है, तो सबके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको एसेस करना, पता लगाना कि किसका क्या इंटरेस्ट है, ताकि कंपनी जो है स्मूथली इनके इंटरेस्ट को ना कहीं फुलफिल कर पाए, ताकि ये खुश रहे। और अगर हर एक बंदा जो कंपनी से जुड़ा है वो खुश रहेगा तो मोराल उनका बहुत ज्यादा हाई होगा और बहुत इंटरेस्ट से और इंथुजियाज्म से वो काम करेंगे। अब जो अगला पॉइंट है वो जजिंग स्टेक होल्डर्स पावर है। पावर का मतलब होता है कि स्टेक होल्डर का कंपनी में कितना राइट है और कितना ज्यादा अधिक वो कंट्रोल करता है कंपनी को, ठीक है। चलो अगर मैं कहूं कि शेयर होल्डर की पावर बहुत ज्यादा होती है तो ये बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही है कि शेयर होल्डर तो सबसे ज्यादा पावर रखता है, भैया कैपिटल तो वही इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो डिसीजन भी उसी का कंपनी में चलेगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर हो गया, ओनर हो गए, इनके पावर सबसे ज्यादा कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो कंपनी एसेस करती है, जज करती है कि किसका पावर ज्यादा है और किसका पावर कम है। जिसका पावर ज्यादा उसका कंट्रोल ज्यादा और जिसका पावर कम उसका कंट्रोल कम। तो जो लास्ट इसका स्टेप है और जो एनालिसिस में स्टडी किया जाता है वो है डिसाइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ स्टेक होल्डर। देखो सबसे पहली चीज कि क्या सबका इंटरेस्ट कंपनी में बराबर होता है, नहीं बराबर नहीं होता, दे आर नॉट इक्वल, ठीक। क्या सबकी प्रॉब्लम्स बराबर होती हैं, नहीं सबकी प्रॉब्लम्स भी बराबर नहीं होती हैं, ठीक है। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजर ऑफ द कंपनी
एसेस करता है और डिसाइड करता है कि किसकी प्रायोरिटी पे इंटरेस्ट को लिया जाए या किसकी प्रायोरिटी पे प्रॉब्लम्स को पहले देखा जाए एज कंपेयर टू अदर पर्सन। तो प्रायोरिटीज का मतलब पहले, प्रायोरिटीज का मतलब किसी को ज्यादा तवज्जो देना। तो तवज्जो उन्हीं को दिया जाएगा जिनका इंटरेस्ट कंपनी में ज्यादा है और जिनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये लास्ट स्टेप आपका कंप्लीट करता है स्टेक होल्डर एनालिसिस को। और इसका एक शॉर्टकट बना लो सबसे पहले याद करने के लिए, क्योंकि ये स्टेप बाय लिखे जाएंगे, आगे पीछे नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर को मैंने ले लिया आई, ठीक। फिर मैपिंग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैंने ले लिया एम, ठीक। फिर यू ले लिया मैंने, अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स कोहेजन, ये यू हो गया। फिर एसेसिंग स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट, ये हो गया ए, ठीक। आपको याद करने, मैंने पहले लेटर्स लिख दिए, अब ग्रुप बना लो इसका, ये स्टेप में ऐसे ही रहेंगे। फिर जे, अब लेते हैं जे को। देखो जजिंग स्टेक होल्डर्स पार, इसका मतलब यहां पर हम जे लिख देंगे, जे से पहला वर्ड शुरू हुआ। फिर उसके अंदर डिसाइडिंग प्रायोरिटीज ऑफ स्टेक होल्डर, पहला वर्ड डी था, ठीक है। अब इसको एक मीनिंगफुल वर्ड बना लो याद करने के लिए। देखो स्टेप ऐसे ही रहेंगे, ये वर्ड आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकते या एक दूसरे की प्लेस को चेंज नहीं कर सकते, स्टेप ऐसे ही रहेंगे। तो आई से हो गया आई, मिस एम से यू, ये तो याद रहेगा बहुत बच्चों को, आई मिस यू, आम जलेबी दाल, ठीक है, ऐसे याद कर लो, आई मिस यू आम जलेबी दाल, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप ये कोडिंग याद करने का तरीका मैंने आपको बताया, आगे पीछे ना करना, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आगे पीछे हो गया तो ये एनालिसिस खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो आई मिस यू आम जलेबी दाल याद रहेगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स। दिस इज सिद्धांत सोनकर, #जुनून, टू स्कोर वेल, like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.